क्योंकि बेसिकली ये रहता है जेई में कि आपको पता नहीं रहता कौन सा सब्जेक्ट ईजी आ जाए, कौन सा चैप्टर ईजी आ जाए। तो ये तो इंश्योर करना ही होता है कि ईजी और मीडियम सारे प्रॉब्लम बनाने हैं, क्योंकि हार्ड लेवल भी अगर +3-1 है तो ईजी प्रॉब्लम भी +3-1 है। तो मेरा एक फिक्स शेड्यूल था जिसमें सुबह 8 से रात की 9 बजे तक टोटल 13 आवर्स हम लोग का रहता ही था। तो वो रोज़ का मेरा था, मतलब उसमें हम लोग कोई भी वीकेंड पे या कोई हॉलीडेज कुछ भी इंक्लूड नहीं करते। जो मेरी एडवांस थी उस टाइम पे मैथ्स ज़्यादा इजी आया था, और मैथ्स जो मेरा वीकेस्ट सब्जेक्ट था उसमें मेरे फिजिक्स से ज़्यादा मार्क्स आए। तो 2 सब्जेक्ट्स के दम पे निकालने वाले में मेन कंसेप्ट ये रहता है कि हेलो एंड वेलकम टू 11वीं 12वीं और तैयारी, अ पॉडकास्ट बाय अरिवियन ऐप, जहां हम मिलते हैं आप ही के फ्यूचर वर्जन से, यानी कि वो स्टूडेंट्स जो आईआईटीज और एम्स में अभी करंटली पढ़ रहे हैं, वहां से पास आउट हो चुके स्टूडेंट्स जो वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनीज में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। यहां आकर वो शेयर करते हैं अपनी एडवाइसेस अपने प्रिपरेशन के टाइम से, अपने एक्सपीरियंसेस अपनी कॉलेज लाइफ से, और आंसर करते हैं आपकी जेन्युइन क्वेरीज, जैसे कि आपकी फेवरेट कंपनी कैंपस में आएगी या नहीं, प्लेसमेंट होगा या नहीं, और यार अपन कब तक सिंगल रहेंगे। आज हमारे साथ है अमन, जो कि आईआईटी गुवाहाटी 2021 बैच से गर्मा गर्म सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने। हाय अमन, वेलकम टू 11वीं 12वीं और तैयारी। थैंक यू। एंड आप अपने बारे में कुछ बताओ हमें और हमारी ऑडियंस को कि हाउ वाज योर प्रिपरेशन, आपका कॉलेज लाइफ कैसा रहा और इस तरह से। तो मेरा प्रिपरेशन तो इंदौर से ही था। Okay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 11th-12th की थी यहाँ पे इंदौर में, बट फिर फर्स्ट टाइम में मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं था। Okay. तो फिर मैंने ड्रॉप ईयर लिया था दूसरी कोचिंग से, फिर वहाँ से सही रिजल्ट निकला था, तो 513 रैंक पे मैंने आईआईटी गुवाहाटी में एडमिशन लिया था। क्या बात, 513 गाइस, मतलब यूजुअली हमारी लाइफ में शर्मा जी का लड़का होता है, लेकिन यहाँ तो मिश्रा जी का लड़का ही आग लगा रहा है। तो 513 तो काफी अच्छी रैंक है, और इसी रैंक पर फिर आपको आईआईटी गुवाहाटी सीएस भी मिलता है, राइट? सो अमन, 513 तो बहुत ही अच्छी रैंक है यार। तो आप डेली कितने घंटे पढ़ाई करते थे इस रैंक को अचीव करने के लिए? तो मेरा एक फिक्स शेड्यूल था जिसमें सुबह 8 से रात की 9 बजे तक टोटल 13 आवर्स हम लोग का रहता ही था। तो वो रोज का मेरा था, मतलब उसमें हम लोग कोई भी वीकेंड पे या कोई हॉलीडेज कुछ भी इंक्लूड नहीं करते थे। तो डेली 13 आवर्स फिक्स था मेरा। क्या बात है, डेली 13 आवर्स ऑफ स्टडी। और क्या ऐसा कोई सब्जेक्ट था जिसमें जैसे कि आप भागते हो, हाँ, आपको डर लगता हो उससे? हाँ, तो ये मैथ्स में मेरे साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। उसमें मतलब मेरी लिमिट बहुत जल्दी आ जाती थी कि मैं बिल्कुल भी कोई अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता था, या कितना भी उसको टाइम दे दूं मैं उसमें इम्प्रूव नहीं कर पाता था। बट इवेंचुअली फिर उसमें हम लोगों ने जितना टारगेट किया उतना तो अचीव कर ही लिया था, जितना थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर सकते थे। क्योंकि बेसिकली ये रहता है जेई में कि आपको पता नहीं रहता कौन सा सब्जेक्ट ईजी आ जाए, कौन सा चैप्टर ईजी आ जाए। हाँ। तो ये तो इंश्योर करना ही होता है कि ईजी और मीडियम सारे प्रॉब्लम बनाने हैं, क्योंकि हार्ड लेवल भी अगर +3-1 है तो इजी प्रॉब्लम भी +3-1 ही है। सही बात है। तो जब हर क्वेश्चन का इक्वली वेटेज है, हाँ, तो इजियर वाले को फिर क्यों ही छोड़ना? हाँ, हार्ड वाले से भाग सकते हो, पर इजी वाले को तो कवर करने की मेहनत कर ही सकते हो आप। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सो इससे हमें एक इंसाइट मिलता है कि किस तरह से हमको हमारे प्रिपरेशन को प्लान करना चाहिए। कि अगर कोई टॉपिक इजी लग रहा है तो हम उसको काफी अच्छे से कर ही लें, लेकिन अगर कोई टॉपिक हार्ड भी लग रहा है तो हम उसको इस लेवल तक तो कर ले कि अगर उसका इजी क्वेश्चन आता है तो हमसे बन जाए, मेन से एडवांस दोनों में, राइट? क्योंकि अनसर्टेन है एग्जाम तो, बट प्रिपरेशन में हम लोग उसको काफी अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट? हाँ, मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट फिजिक्स था पूरे टाइम पर, बट जो मेरी एडवांस थी उस टाइम पे मैथ्स ज़्यादा इजी आया था, और मैथ्स जो मेरा वीकेस्ट सब्जेक्ट था उसमें मेरे फिजिक्स से ज़्यादा मार्क्स आए थे। क्या बात। हाँ, तो इनफैक्ट सबसे ज़्यादा मेरा हाईएस्ट केमिस्ट्री से भी ज़्यादा आ गए थे मैथ्स में। तो अब अगर मैं मैथ्स वैसे छोड़ देता कि ये तो बन नहीं रहा है, 2 सब्जेक्ट के दम पे निकालेंगे, और मीडियम लेवल भी प्रिपेयर नहीं करता उसमें, तो फिर लंका लग जाती। तो जैसे आपने बोला कि 2 सब्जेक्ट्स के दम पे भी निकाल सकते हैं, तो इसको थोड़ा आप इलैबोरेट करोगे कि इसका क्या मतलब है? तो 2 सब्जेक्ट्स के दम पे निकालने वाले में मेन कंसेप्ट ये रहता है कि 2 आप अपने बेस्ट सब्जेक्ट्स चूज कर लो और एक वीक सब्जेक्ट है। तो उसमें आपको ये इंश्योर करना रहेगा कि पहली बात तो जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं उसमें से एक केमिस्ट्री होना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री हर साल ईजी आता है और उसमें आपको मैक्सिमम स्कोर करना है। दूसरा सब्जेक्ट आपका मोस्टली मैथ्स होता है बच्चों का, मेरा फिजिक्स था, तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम दे सकते हो आप पेपर में, उसमें आप हार्ड प्रॉब्लम्स क्रैक कर सकते हो। और जो आपका वीकर सब्जेक्ट है उसमें आपको इंश्योर करना है कि इजी और मीडियम लेवल के सारे प्रॉब्लम्स बना के लाने। हाँ, जो अपन ने अभी डिस्कस करा। हाँ। तो गाइस, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपकी प्रिपरेशन को लेकर कि अगर आप 2 सब्जेक्ट्स चूज कर लो कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, जिसमें जैसा हमने बताया कि केमिस्ट्री तो इंक्लूड होना ही चाहिए,
राइट, क्योंकि केमिस्ट्री हर साल इजी आती है, हाँ। बट फिजिक्स और मैथ्स में से कोई एक स्ट्रेंथ आपकी जो आप चूज कर लो और उसके सारे टॉपिक्स को अगर आप परफेक्ट कर लो तो फिर आपका एडवांस का पेपर थोड़ा स्मूथ हो जाता है, गिवन कि आप तीसरे सब्जेक्ट में भी कहीं ना कहीं एक मीडियम लेवल तक तो पहुंच ही गए हो, राइट। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अमन, व्हाइल योर प्रिपरेशन वाज गोइंग ऑन, व्हाट वर द चैलेंजेस दैट यू फेस्ड, क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आई व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई? तो सबसे मेन प्रॉब्लम तो फोकस की रहती है। तो ये जो 13 आवर का शेड्यूल है ये बनता नहीं है आसानी से, क्योंकि मेन प्रॉब्लम इसमें है क्योंकि आपको इसमें इंस्टेंट रिजल्ट नहीं दिख रहा है। अगर आप आज फुल डे पढ़ते भी हो तो कल के लिए आपको क्या मोटिवेशन है, क्योंकि आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिल रहा है उसमें। सही बात। आपके वीकली टेस्ट होंगे या क्वार्टरली टेस्ट होंगे, जैसा भी रहता है, बट उस शेड्यूल को बनाना पड़ता है और एक बार वो बन जाता है उसके बाद फ्लो बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो आपको 13 आवर्स तक बना के जाना है। तो वो एटलीस्ट 1 महीने का प्रोसेस रहता है लगभग। हाँ, मतलब जैसा कि हमने सुना भी है कि 21 डेज तो लगते हैं कोई आदत को डालने हाँ, में, राइट। हाँ। तो ये तो होता ही है, बट ये 13 आवर शेड्यूल में क्या क्या इंक्लूडेड होता था? आप किस तरह से इसको डिवाइड करते थे, या फिर क्या आप एक ही सब्जेक्ट को पूरे 13 घंटे देते थे? किस तरह से आप प्लान करते थे? इसका बेसिकली वैसे तो हमें कोचिंग से शेड्यूल मिलता था, Okay. बट अगर आप सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हैं तो लेक्चर्स का जो टाइम रहता है जो कोचिंग्स में मिलते हैं उसको डेफिनेटली इंक्लूड कीजिए। ऐसा नहीं है कि उसके अलावा 13 करना है, वो 5-6 घंटे इंक्लूड होते हैं। Okay. उसके अलावा आपको रोज जो प्रैक्टिस शीट्स या जो भी असाइन होता है वो करना रहता है, और मैं सजेस्ट करूंगा आप उसको टेस्ट फॉर्म में दो। क्योंकि अगर हम लोग ऐसे करने बैठते हैं बुक कि हमको ये बोला है कि एच सी वर्मा के 25 क्वेश्चंस करने हैं, एक एक क्वेश्चन करके हम लोग चेक कर रहे हैं पीछे क्या आया, फिर समझ रहे हैं कैसा चल रहा है, तो इसमें आपका टाइम ज़्यादा लगेगा और आपको समझ भी नहीं आएगा कि आपकी एक्यूरेसी कितनी ख़राब है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप उसको टेस्ट फॉर्मेट में दो। उसके बाद आप एनालिसिस करो कि हम लोग ने जैसे 3 मिनट्स पर क्वेश्चन है, आपको 30 क्वेश्चंस मिले तो 90 मिनट्स का टेस्ट बना के दे दो, आंसर्स आप लिख दो, फिर चेक कर लो कि एक्यूरेसी कितनी है, कहाँ गलत हुआ है, वो एनालिसिस हो जाता है। और साथ में इसके साथ ये हो जाता है कि आपके कम टाइम में ज़्यादा अच्छी एफिशिएंसी आ जाती है। ओके, सो अमन, आपने बताया कि आपने अपनी प्रिपरेशन तो अपने होम टाउन इंदौर से ही करी थी और पहले आप कभी हॉस्टल में रहे भी नहीं हो, तो कॉलेज में फर्स्ट टाइम हॉस्टल एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपको क्या नया लगा उसमें? तो यार हॉस्टल एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेशन से तो काफ़ी अलग था। हम लोग जैसा सीरीज में मूवीज में देखते जाते हैं कि एकदम हॉस्टल फैमिली होगी, रैगिंग वगैरह जैसा रहेगा, और वैसा तो कुछ भी नहीं होता है। मतलब हमारे कॉलेज में एक्चुअली कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इसके रिगार्डिंग में। तो फर्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट्स रहते थे वो सीनियर से मिल भी नहीं पाते थे विदाउट सुपरविजन। अच्छा। तो हम लोग ऐसे भागते थे सीनियर्स के पीछे कि सर कुछ तो रैगिंग ले लो, कुछ तो इंट्रो लो। हम लोग तो एक्सपेक्ट करके गए थे ना कि मजा आएंगे, मस्ती आएगी, तो वो हमसे भागते थे कि नहीं बिल्कुल आ मत जाना, हमको प्रॉब्लम हो जाएगी, और सर मत बोला करो सबके सामने, भैया बोला करो। तो वो सब प्रॉब्लम्स थी, बट हाँ इवेंचुअली हम लोगों ने सीनियर्स को मना लिया तो उन्होंने भी थोड़ा बहुत इंट्रो वगैरह लेके सब करा था। अच्छा, मतलब कि कुछ कुछ कॉलेजेस में रैगिंग को लेकर इतने स्ट्रिक्ट लॉज भी हैं कि आपको मतलब इंटरेक्शन अलाउड ही नहीं है सीनियर्स को जूनियर्स के साथ, है ना? उस सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कि रैगिंग ना हो तो ही बेहतर है। पर आगे जाके ऐसा हो जाता है कि थोड़ा बहुत इंटरेक्शन तो हो ही जाता होगा। 4 साल आपको मिलते हैं हॉस्टल में। हाँ, उसके सेकंड ईयर से तो सब सही रहता है। एग्जाम से पहले, जैसे एडवांस देने के पहले तो आपने बताया कि आप 13 घंटे पढ़ाई करते थे, हाँ। बट आईआईटी में जाने के बाद आप ऑन एन एवरेज दिन में कितने घंटे पढ़ाई करते थे? हाँ, तो वो तो डायरेक्टली जीरो हो जाता है 13 से डायरेक्ट जीरो हो जाता है। एक्चुअली द थिंग इज कि आप कॉलेज में जाके जैसे जेई के टाइम पे आपका सिंगल एम रहता है एकदम कि आपको बस जेई क्रैक करनी है और वो सब है, बट कॉलेज में जाके आपका मेन पर्पस रहता है एक्सप्लोरेशन, कि आपको कितना नई नई चीजें पता करते हो, आपको जो एक्सपोजर मिलता है उस स्टेज पे जाके। क्योंकि अब आईआईटी में है वो तो आपको बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा, आप दूसरे कॉलेजेस जा सकते हो, और जिसका जैसा इंटरेस्ट रहता है वो फॉलो करता है। तो जिनको पढ़ाई में इंटरेस्ट रहता है वो लोग करते हैं उतना कंटिन्यू। जिन लोगों को म्यूजिक में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एक्सप्लोर करनी होती है वो उसमें जाते हैं, इंटर आईटी में जाते हैं, स्पोर्ट्स में या म्यूजिक में, जैसा भी रहता है। हाँ, तो इतना ज्यादा आप लोग को वेरीड एक्सपीरियंस मिल जाता है कि फिर पढ़ाई उतनी ज्यादा प्रायोरिटी में रह जाती है कॉलेज लाइफ में जाकर, आप और भी चीजें इंक्लूड कर सकते हो उसके अंदर, राइट? हाँ, अब जैसे कुछ लोगों का एकदम फिक्स रहता है कि उनको इंजीनियरिंग के लिए ही इंजीनियरिंग करनी थी, तो वो तो डे वन से उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं क्योंकि उनका नेचुरली आता है इंटरेस्ट, उनका रहता ही है, तो वो लोग करते हैं, उसमें परस्यू करते हैं, फिर वो बाकी चीजों में इतना नहीं देखते। आपके ऊपर रहता है कि आपको कितना क्या इंटरेस्ट है। ओके, अमन, आईआईटी गुवाहाटी के स्पेसिफिक आपको क्या लगता है कि क्या स्पेशलिटी आईआईटी गुवाहाटी के कैंपस की?
ठीक है, तो IIT गुवाहाटी का कैंपस मेरे हिसाब से तो बेस्ट ही है इंडिया में, बट वो तो खैर सब लोग ही बोलते हैं। हाँ तो अगर स्पेसिफिक चीज़ें बताऊं तो 800 एकड़ का कैंपस है, काफ़ी बड़ा है, और हिमालय के फुटहिल्स में है, तो वहाँ पे वेदर वगैरह सही है। ब्रह्मपुत्र रिवर के बहुत क्लोज है हमारा कैंपस, अच्छा और उसमें माउंटेन्स, लेक्स, रिवर्स सब है, मतलब कैंपस के अंदर ही इवन लेपर्ड्स वगैरह भी आ जाते हैं। काफ़ी अच्छा इकोसिस्टम है। सो अगर आपके कॉलेज कैंपस में ही माउंटेन्स भी हैं, लेक्स भी हैं, रिवर्स भी हैं, तो फिर तो इसको इंडिया का बेस्ट कैंपस हम बोल ही सकते हैं। मतलब एटलीस्ट आप और मैं तो अग्री कर ही रहे हैं इस पे कि IIT गुवाहाटी का कैंपस बेस्ट कैंपस है। बट मेरा ये सवाल है कि हरियाली कैसी है कॉलेज में? हरियाली तो है ही। नहीं, हरियाली कैसी? अच्छा, ओ रेगिस्तान है भाई, रेगिस्तान है। अरे रे, तो मतलब सिर्फ जैसे यूजुअली तो ये देखने को मिलता है, पैटर्न तो यही है कि मैकेनिकल रेगिस्तान रहता है, बाकी सब हरा भरा रहता है। तो क्या ऐसा है कि सभी रेगिस्तान है? यार हमारी बैच में तो ऑलमोस्ट यही था सीन, मतलब रेशियो 1:20 था अगर मैं CS में भी? तो। हाँ, अरे भाई साहब। और एक्चुअली हमारे ईयर के बाद से तो फीमेल रिजर्वेशन आ गया था गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो उसके बाद सिचुएशन काफी इम्प्रूव हो गई थी, बट हाँ हमारे टाइम पे तो यही सीन था। ओके, तो मतलब थोड़ा सा हरियाली का प्रॉब्लम तो है। हाँ। थोड़े पेड़ लगाने की जरूरत है वहाँ पे। तो ठीक है, पर यूजुअली हमने देखा है कि IITs में जो गर्ल्स टू बॉयज का रेशियो रहता है वो इसी तरह से रहता है, राइट? हाँ। तो चलो यार, बकरबाजी तो बहुत हो गई, अब थोड़ी काम की बातों में वापस आते हैं, राइट? तो जैसे आपकी जॉब तो आपने कहा कि एडोबी में है, पर क्या आपका कोई क्लासमेट है जिसकी एडोबी से भी बड़ी कंपनी में जॉब हो? हाँ डेफिनेटली, आप कोई भी टेक कंपनी ले लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, सब में ही है। सब में ही आपकी क्लास के स्टूडेंट्स तो मतलब हाँ। पहुंचे ही है। हाँ हाँ। और जैसे आपके टाइम पे 2021 में आपके कॉलेज का एवरेज पैकेज क्या था प्लेसमेंट के बाद? यार ऐसा ही कि अगर पैकेजेस का एवरेज लेंगे तो वो ज़्यादा सम अप नहीं करता है, क्योंकि वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। तो जैसे अगर फॉरेन पैकेजेस में जाएंगे तो 1 CR 1.5 CR तक चले जाता है, बट वो फिर 1-2 केसेस ही होंगे वैसे, और बाकी डोमेस्टिक पैकेजेस में 25-30 CTC के अंदर सब आ जाता है। तो बेसिकली यही सीन रहता है, और लोएस्ट में भी आई थिंक 10-12 तो जाता ही है, उससे नीचे नहीं रहता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मतलब ऑन एन एवरेज एक IITian मतलब उसकी वेरी कर सकती है 10 लाख से लेकर 1.5 CR तक। हाँ। फिर आपके कैलिबर के ऊपर है कि आपने 4 साल में कितनी मेहनत करी है और किस हाँ। तरह से आपने पढ़ाई करी है हाँ। प्लेसमेंट के लिए। ओके, और जैसे आपने एडोबी की जॉब सिलेक्ट करी, तो क्या आपके पास और दूसरे ऑफर्स थे प्लेसमेंट्स के लिए? क्या आपको दूसरे ऑफर्स भी मिले थे दूसरी कंपनी से? हाँ, तो एक्चुअली मैं प्लेसमेंट्स में नहीं बैठा था। Okay. मेरे इंटर्नशिप थी एडोबी में, रिसर्च इंटर्न थी। Okay. तो वहीं से उन लोगों ने PPO लिया था, बट इंटर्नशिप के टाइम पे हाँ मुझे 2 कंपनीज में और मैं शॉर्टलिस्ट हुआ था। अच्छा। अमेजोन में और आई थिंक फ्लिपकार्ट में था, बट उनके रिजल्ट्स मुझे पता नहीं चले क्योंकि मैंने एडोबी को प्रायोरिटी पे रखा था, तो उन्होंने सीधे बता दिया था कि आपका इसमें हो चुका है। अच्छा। हाँ। तो जैसे आपने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करा, फिर आपको PPO मिल गया, तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जाता है ना प्लेसमेंट के लिए, कि एक अच्छी कंपनी में अगर आपकी इंटर्न भी लग गई है, हाँ। तो फिर आप PPO अचीव करने में ज्यादा फोकस करो, ताकि आपकी फिर जॉब इंश्योर हो ही जाए वहां से, रादर देन प्लेसमेंट्स में बैठना और फिर मेहनत करना फिर से उतनी। हाँ। राइट, तो आपने इंटर्नशिप के लिए अगर अच्छे से मेहनत कर ली तो आपका PPO के थ्रू फिर प्लेसमेंट सिक्योर हो जाता है कहीं ना कहीं। हाँ। राइट, तो एक अच्छा पॉइंट है कि कॉलेज में जाने के बाद इंटर्नशिप के लिए इतनी मेहनत कर लो कि फिर आपको प्लेसमेंट्स में उतना स्ट्रगल ना करना पड़े। राइट, तो जैसा आपने बताया कि आपके पास एडोब के अलावा भी दूसरी कंपनीज के भी थे ऑफर्स, बट यू स्टिल केप्ट एडोब ऑन प्रायोरिटी, आपने उसको प्रायोरिटी पे रखा। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन इसके पीछे? तो एडोबी का जो प्रोडक्ट्स डोमेन है, जैसे आप उनका PDF रीडर लो, प्रीमियर प्रो लो, कुछ भी लो, तो उसमें उन लोगों का टेक इनोवेशंस काफी अच्छे हैं, और ये लोग रिसेंटली AI भी अच्छा इंटीग्रेट कर रहे हैं। और मैंने वहाँ पे रिसर्च इंटर्न करी थी 3 मंथ्स की, तो मुझे वहाँ पे जो ऑलरेडी लोग रिसर्च कर रहे हैं उनसे भी इंटरेक्ट करने को मिला था, उनके विजन, उनके ओपिनियन भी समझे थे। तो मुझे लगा कि हाँ ये काफ़ी अच्छी प्लेस है, और सेफ भी है एक्चुअली एडोबी काफ़ी, क्योंकि जैसा आपने अभी ले ऑफ्स का सुना होगा। हाँ। तो लाइक अमेजोन 10,000 एम्प्लॉयज फायर कर रही है, गूगल कर रही है, बट एडोबी में सिंगल ले ऑफ नहीं हुआ है। ओके, तो ये थोड़ा सा पहले से आइडिया था कि हाँ ये सेफ कंपनीज में भी आती है। सो अमन, आपने तो अपनी प्रिपरेशन पूरी ऑफलाइन करी थी, बट जैसे पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि ऑनलाइन एजुकेशन काफ़ी ग्रो कर रहा है। तो अगर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन को कंपेयर करो तो क्या पर्क्स है ऑनलाइन के ओवर ऑफलाइन? हाँ, तो मेरे ख्याल से तो ये नई टेक्नोलॉजी का जो यूज़ करके हम लोग ऑनलाइन ला रहे हैं एजुकेशन, ये बहुत अच्छा है। मतलब इससे काफ़ी कन्वीनियंस बढ़ रही है,
काफ़ी फ्रिक्शन रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि जैसे हम लोग को कभी कोई डाउट पूछना होता था तो एक मतलब एक टीचर पे 50 स्टूडेंट्स होते थे और हम लोग को वहाँ जाके कोचिंग में जाके डाउट पूछना पड़ता था। और अब सब कुछ फ़ोन पे आ गया है, तो अब हम लोग डायरेक्ट जैसे ही कोई डाउट आए सीधे फ़ोन पे देख सकते हैं। काफ़ी लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं, डाउट क्लियरिंग अवेलेबल होती है, तो काफ़ी अच्छा लेवरेज है ये टेक्नोलॉजी। ये बात तो है कि ऑनलाइन एजुकेशन ने काफी आसान बना दी है स्टूडेंट्स की हाँ। प्रिपरेशन, राइट। और जैसे आपने बताया कि डाउट सॉल्विंग एक इम्पॉर्टेंट चीज हो जाती है जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हो, तो अरिविहान पर तो ये है कि आप अगर डाउट पूछना चाहते हो तो आप आस्क बटन दबा के पूछ सकते हो अपना कोई भी डाउट, और उसका आपको इंस्टेंट वीडियो सॉल्यूशन मिलता है। ओके। तो अगर आपको इंस्टेंट वीडियो सॉल्यूशन मिल रहा है तो इससे बेटर क्या हो सकता है, जहां पे आपको वो डाउट रिटर्न में तो मिल ही जाएगा और उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको फैकल्टी एक्सप्लेन कर देगा, और वो एआई के थ्रू ऑटोमेटिकली ऑन स्पॉट जनरेट होता है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि कभी भी डाउट पूछते वक्त तो उनको ये लगता है कि यार मेरे को अगर वीडियो मिल जाता, मुझे कोई एक्सप्लेन कर देता तो और ज्यादा अच्छा होता मेरे लिए, तो उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा ये। काफ़ी इम्प्रेसिव है ना। इसके अलावा अरिविहान पर हमारे पास मॉक टेस्ट है, रिविजन नोट्स हैं, नॉलेज रील्स हैं, जिसमें स्टूडेंट्स काफी एंगेज हो सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा बेटर बनाने के लिए रिपीटेड मॉक टेस्ट दे सकते हैं, राइट। मॉक टेस्ट का एनालिसिस है डिटेल, जो कि आपको बताएगा कि आपकी प्रिपरेशन पिछले मॉक टेस्ट में कैसी थी। लीडर बोर्ड है, लीडर बोर्ड पे आपको आपकी रैंकिंग देखने को मिलेगी पैन इंडिया, कि आपको लगेगा कि मैं ऑल ओवर इंडिया इस पे स्टैंड करता हूँ। अगर इतने स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं तो मेरी रैंक उनमें से ये है, मेरा स्कोर ये है, तो मुझे और कितना इंप्रूव करने की जरूरत है। तो आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हो आपकी प्रिपरेशन और उसको स्ट्रेंथन कर सकते हो अरिविहान ऐप पर। तो बेसिकली आप लोग काफ़ी वर्कलोड स्टूडेंट्स पे से हटा रहे हो। जैसे स्टूडेंट्स को बहुत बार खुद एनालिसिस करना पड़ता था कि कितना हमारे एक्यूरेसी है, फिर ये चेक करने के लिए कि हम लोग इंडिया में किस लेवल पे, उसके लिए अलग से AITS उनको किसी कोचिंग का देना पड़ता था, और आप लोग वो सब कन्वीनियंस लाके दे रहे हो उनके जैसे। तो जैसे टेस्ट सीरीज आपको अलग से ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ एक ही पैकेज में, जहाँ पे इंटरेक्टिव लेक्चर्स हो गए, डाउट्स हो गए, मॉक टेस्ट हो गए, सब कुछ एक ही पैकेज में आपके पास अवेलेबल है। तो एक कंप्लीट पैकेज आपकी प्रिपरेशन को बेहतर और बेहतर बनाने के लिए अरिविहान लेकर आया है। Nice. So it was a really nice session with you, Aman. Thank you for joining us today on 11वीं 12वीं और तैयारी। आपके जो एडवाइसेस थे अपनी प्रिपरेशन को लेकर वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे हमारे स्टूडेंट्स के लिए। एंड अगर आपकी प्रिपरेशन को लेकर आपके और भी कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अरिविहान फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।